अच्छा स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो कल अपना डिस्कशन की, अच्छा हाँ, आज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में डार्विनियन थ्योरी के बारे में चर्चा कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फोकस कीजिए, है ना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। इससे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में आज चर्चा करेंगे। डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इससे पहले एक सेकंड। तो डार्विन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, है ना, बाय द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ थॉमस मैल्थस। 135 सेकंड पैराग्राफ। डार्विन वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ थॉमस मैल्थस। अच्छा कनेक्ट सर माने, अच्छा कनेक्ट मतलब स्पीकर में लाना है, हाँ ठीक है। So Darwin was deeply influenced by the population theory of Thomas Malthus, and population theory of Thomas Malthus stated that in a given population no two individuals are alike. याद रखिएगा। So पहली बात तो ये है, Darwin was deeply influenced by the population theory of Thomas Malthus, Malthus. So Darwin was deeply influenced by the population theory of Thomas Malthus, and what he said, population theory stated that in a given population, no two individuals are alike. So in a given population, no two individuals are alike. So this was the statement that was given by Thomas Malthus, और इसी स्टेटमेंट के आधार पे डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। अब डार्विन क्या किया था, ही वेंट ऑन अ वॉयेज इन दी गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड का लोकेशन इज 500 miles west of central Chile. So he went on a voyage to the Galapagos Island, and this Galapagos Island ta kothay? It is actually 500 miles west of central Chile, है ना। अब and he researched there for 20 years. ओखाने one of the most important research were the concept of Darwinian finches, है ना। तो इनमें से जो रिसर्च हुआ था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन that actually spoke of the Darwinian finches. तो डार्विनियन फिंचेस के बारे में चर्चा हुआ था। डार्विनियन फिंचेस मतलब उसमें कॉन्सेप्ट ये था, इट वाज एक्चुअली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। The shape of beaks of the birds changed based on their feeding habits or the habitat. Habitat के अनुसार feeding habits आएगा, and thereafter based on the feeding habits, the shape of the beak of the birds will change. तो वही था, and that is basically because the seed eating variety was the precursor. उसी से different types of varieties आया, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब जरा देखिए सिमिलर काइंड ऑफ, अच्छा डार्विन का जो वॉयज था, दिस वॉयज, इसका जो शिप था उसका नाम था HMS बिगल। तो इसका नाम था HMS बीगल। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस, सिमिलर काइंड ऑफ experiment and expedition was done by Alfred Wallace in an island called Malay Archipelago, তাই তো। similar kind of expedition was done by Alfred Wallace, है ना। एंड आइलैंड नाम होच्छे, आइलैंड का नाम है मलय आर्चिपेलागो, MALAY, मलय आर्चिपेलागो। तो ठीक है। अब डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था?
डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वो तो रहेगा ही, बट स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट, बट स्पेस एंड एरिया आर कांस्टेंट। तो प्रोडिगलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन बट स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट, ये पहला पॉइंट। अब स्पेस एंड एरिया कांस्टेंट होने के वजह से व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली देयर बी कंपटीशन। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसके वजह से क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बेसिकली दिस इज ड्यू टू कंपटीशन। अब ये देखिए, ये जो कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रगल हो सकता है। नंबर वन, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक। नंबर टू, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, मतलब हम लोग कंपटीशन भी सोच सकते हैं। एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, তাই তো? তাহলে একটা হলো इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन বা स्ट्रगल, इंट्रा एंड एनवायरमेंटल। अब पेज नंबर 234 पुरानो वही एनसीईआरटी, कंपटीशन इज सेकंड सेंटेंस। देखो, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखो, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। पेजिस कंपटीशन इज सेकंड सेंटेंस बोलছি। So interspecific struggle is the माने interspecific struggle or competition, whatever you say, interspecific competition भी बोल सकते हो, it is the most potent force for organic evolution. So it is the most potent force for organic evolution. Important है ये. So interspecific competition is the most potent force for organic evolution. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये सेंटेंस आप इस पे ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होते होते क्या होगा, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द वेरिएशंस विल कम। इसके वजह से वेरिएशंस आएंगे, लेकिन वेरिएशंस आएंगे कैसे, वेरिएशंस तो वेरिएशंस विल कम, वेरिएशंस बाय ब्रांचिंग डिसेंट, जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, वेरिएशंस बाय ब्रांचिंग डिसेंट। दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं इसको, डिसेंट विद वेरिएशन, कल बताया था मैंने आपको। सो मैंने इसको क्या कहा था आपको, डिसेंट विथ वेरिएशन, तो पहले दैट इज ब्रांचिंग डिसेंट। अब हर एक वेरिएशन को तो नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा, नेचर विल ओनली सिलेक्ट द फिटेस्ट। सो नेचर विल ओनली सिलेक्ट द फिटेस्ट, तो इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, क्योंकि नेचर सिलेक्ट करेगा किसको, फिटेस्ट को सिलेक्ट करेगा, एंड देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द अनफिट। तार माने दाঁড়ালো হচ্ছে ন্যাচারাল सिलेक्शन। अब नेचर बहुत सारे वेरिएंट्स में किसको सिलेक्ट करेगा वो नेचर को पता है, तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। अब नेचुरल सिलेक्शन हुआ, सो देयरफॉर नेचुरल सिलेक्शन के वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द अनफिट and extinction of the unfit, survival of the fittest and extinction of the unfit, taito, and ultimately this will result in evolution. Ultimately that will result in evolution. This was the concept of Darwinian theory. अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो वेरिएशन है, जो स्ट्रगल के बाद जो वेरिएशंस है, दिस वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, this variation, it was a continuous variation. It was a continuous variation. According to Darwin, it was a continuous variation. But it was rejected after the mutation theory of Hugo de Vries. He said that it is always a case of discontinuous or solitary variation. So this was gone. This was wrong. This was later rejected after the advent of the
म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के एडवेंट के बाद ये रिजेक्ट किया गया था, एंड ये जो रिजेक्ट किया गया था, एंड देन इट वाज सेड दैट इट इज ऑलवेज वही वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा जो जीन पूल में आएगा या तो जर्म लाइन में आएगा। जीन पूल में नहीं, जर्म लाइन में आएगा। तो जर्म लाइन में मतलब क्या, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसमिट हो सकता है वही वेरिएंट्स अल्टीमेटली रहेगा। सो ये जो वेरिएंट्स है, सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ discontinuous variation or solitary variation. So he gave the theory of Hugo de Vries. Hugo de Vries gave the theory of discontinuous or saltatory variation. He gave the theory of discontinuous variation or saltatory variation. ठीक? तो Hugo de Vries gave the theory of डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और सॉल्टेटरी वेरिएशन। डन। तो ये डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखिए इसी पे आइए, जब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात हो रही है तो नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन कल मैंने आपको बोला था जो एनसीईआरटी 137 में दिया हुआ है। तो नेचुरल सिलेक्शन, इसका डेफिनेशन एकदम वही डेफिनेशन जो 137 का डेफिनेशन है। बताइए डेफिनेशन तो बोलो। पढ़ो पढ़ो। Process in which heritable variation. Why is it said heritable variation? Because these characters have to be transmitted from the parent to the offspring. इसीलिए इनहेरिट कर रहा है वो कैरेक्टर, सो इट इज कॉल्ड हेरिटेबल वेरिएशंस। बोलो। enabling better survival, are enabled to reproduce greater number of and leave greater number of progeny, তাই তো? enabling better survival, enabling better survival and are able to reproduce and leave greater number of progeny, ताई तो? greater number of progeny मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जा पाएगा वो कैरेक्टर कभी भी नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा। नेचर जो कैरेक्टर सिलेक्ट करेगा दैट हैज टू गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, है ना? इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है बेटर सर्वाइवल। पहली बात तो ये है कि हेरिटेबल वेरिएशन। नंबर 2 है बेटर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन कर पा रहा है एंड ज्यादा बच्चे बना सकता है। Got my point? So all those characters have to be transmitted to the offspring from the parent. So इसीलिए definition है in which heritable variations enabling better survival, able to reproduce and leave greater number of progeny. Clear है? तो this is the definition of natural selection. अब जरा देखिए यही natural selection के बारे में हम लोग जब बात करते हैं my dear, तो natural selection के types के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, और उसी types में सबसे पहले आता है stabilizing selection। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से stabilizing selection। आपको पता है, बोलो, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड आपको पता है कि डिसरप्टिव सिलेक्शन, है ना? डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में इधर चर्चा हो रहा है। वन इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, द अदर इज डायरेक्शनल एंड फाइनल वन इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑक्युपाई द मीन कैरेक्टर वैल्यू। More number of individuals occupy mean character value। क्या बोलছে? Because original graph अगर ऐसा है, suppose this is the original graph, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ। अब इसमें देखिए अगर हम लोग कंसिडर करें this is homozygote and this is heterozygote। अब ये जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन करेगा तो ये देखिए इसका पीक थोड़ा बढ़ जाएगा। ये अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कर रहा है माय डियर, तो इसको आप अगर देखिएगा तो ये ऐसा है। अब इसमें देखो होमोजाइगोट का नंबर कम हो गया और हेटेरोजाइगोट का नंबर बढ़ गया, है तो? सो देखो पीक ज्यादा हो गया, सो मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू। सो दिस इज द मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेनिंग द मीन कैरेक्टर वैल्यू, एनसीईआरटी 137 में लिखा हुआ है। तो इसका जो है मोर नंबर ऑफ individuals acquire the mean character value। एनसीईआरटी का लाइन है ये। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल। एक पॉपुलेशन को सोचिए जहां पे ओल्ड 1 है
सपोज दिस इज कैपिटल ओल्ड, ये सोचिए न्यूबॉर्न, सोचिए न्यूबॉर्न, और ये सोचिए यंग। तो एक पॉपुलेशन को स्टेबल होने में किसका नंबर ज्यादा होना चाहिए? ओल्ड वाले तो मरेगा, यंग न्यूबॉर्न जितने हुए उसमें से कई सारे मर जाएंगे एनवायरमेंट से स्ट्रगल करते करते, लेकिन अल्टीमेटली नंबर ऑफ यंग वंस अगर ज्यादा है तो द पॉपुलेशन हैज टू बी स्टेबल। तो यंग वन मतलब क्या? दे कैन रेसिस्ट वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, वाइड रेंज ऑफ कंडीशन में वो फाइट कर सकता है, एंड देयरफॉर दे शुड बी, माने वही कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, सिंस दे कैन फाइट अंडर वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, इसका मतलब द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में क्या है कि वेरिएशन ज्यादा होगा। तो वेरिएशन जिसमें ज्यादा है मतलब हेटेरोजाइगोसिटी जहां ज्यादा है वहां पे सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा है। सो इसका और एक स्टेटमेंट ये है, हेटेरोजाइगोट्स आर सिलेक्टेड ओवर होमोजाइगोट्स। আরেকটা জিনিস তোমাদের বলি, সেটা হলো आप देखिएगा एक और क्वेश्चन होता है, सिकल सेल एनीमिया अगर किसी का है तो उसमें मलेरिया नहीं होता है ना, बिकॉज प्लाज्मोडियम सिकल सेल एनीमिया में रह नहीं पाता उस आरबीसी में, ठीक है ना, आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड इसीलिए। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अफ्रीकन में देखा जाता है ज्यादातर, है ना, और अफ्रीकन डू नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, तो फैल्सिपेरम में सफर नहीं करता। तो इस कंडीशन में आप ये जान लीजिएगा सिकल सेल एनीमिया जो एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा एग्जाम में, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब और एक चीज, मतलब हेटेरोजाइगोट्स और सिलेक्टेड और होमोजाइगोट्स ये भी कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज, अब देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया। देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन, अगर ये ग्राफ ऐसा है तो डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ अगर होगा तो दिस ग्राफ शिफ्ट्स, दिस इज शिफ्टिंग, देखो ये शिफ्ट कर गया, पीक वैल्यू जो है वो शिफ्ट कर गया। ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसी का जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया था वो ये था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला, मैंने आपको दिखाया था ये पिक्चर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला, है ना। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मैंने क्या दिखाया था, पहले पीक इतना था, अब पीक शिफ्ट होकर इधर चला गया, फिर पीक शिफ्ट होकर बैक करके इधर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अल्टीमेटली देयर इज ऑलवेज द ड्रिफ्ट इन द पीक, है ना। তাহলে এখানে কি বলছে, मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू, এটাই তো বলছে। सो ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्शनल का, इसका स्टेटमेंट एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स acquire values other than the mean character value. So more number of individuals acquire value other than the mean character value. This is another statement that is validated for this thing. एक सेकेंड, ओह हाँ ठीक है, ये डन हो गया। डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल आपको पता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस। और एग्जाम में कोई एक केस अगर उठा के दे देगा तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उस पे अगर वेरिएशंस हो रहे हैं और वो वेरिएशन एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, एक टाइप से दूसरे टाइप जा रहा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंडर आएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है, कौन सा एग्जाम्पल वो लोग दर्शाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट, अब देखिए डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या है, डिसरप्टिव सिलेक्शन इज एन एक्सेप्शन टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, है ना। तो बोथ पीक्स आर डोमिनेंट, तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखिए आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, डिसरप्टिव सिलेक्शन का एग्जांपल आपको पता नहीं, मैं आपको एग्जांपल सिखा देता हूं। देखिए कलर ऑफ ऑयस्टर्स, कलर ऑफ ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स समझते हो तो सी शेल्स जिसके अंदर मोतिया रहता है ना। तो कलर ऑफ ऑयस्टर्स के बारे में अगर बात करोगे, सपोज कैपिटल आर, दिस इज गिविंग यू दिस इज गिविंग यू व्हाइट, स्मॉल आर इज गिविंग यू ब्लैक एंड ब्लैक कलर, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर इज गिविंग यू पिंक कलर। अगर इस तरह से हम लोग कंसिडर करें माय डियर, देन ऑयस्टर, सोचिए अगर पिंक कलर ऑयस्टर ज्यादा है तो क्या होगा, दैट सनलाइट उसको ग्लिटर करवाएगा, सो इट ग्लिटर्स इन सनलाइट, glitters in presence of sunlight, h nu माने की sunlight, glitters in presence of sunlight and therefore predated, easily predated and killed, তাহলে মরে যাবে এরা। কিন্তু अगर white है, they will mimic with the color of the sand, so they will mimic with the color of sand, और अगर black है they will mimic with the color of रॉक्स। तो इसका किलिंग कम होगा,
इसका नंबर बढ़ेगा. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर डिसरप्टिव सिलेक्शन. एंड इसमें एनसीईआरटी का लाइनिंग राइटिंग क्या है? एनसीईआरटी लिख रहा है दैट more number of individuals acquire the peripheral character values on either sides of the distribution curve. ये तो लिखा है. So more number of individuals acquire, NCERT 137, more number of individuals acquire the peripheral character values on either sides of the distribution curve. On either sides of the distribution curve. So more number of individuals acquire the peripheral character values on either sides of the distribution curve. हो गया? तो ये हो गया disruptive selection. और इसमें क्या है? Homozygotes are selected over heterozygotes, है ना? তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? So therefore इधर से हम लोग determine कर रहे हैं, therefore homozygotes are selected over heterozygotes. पहले नेचुरल सिलेक्शन को लेके जो भी सवाल होना था लगभग सब कुछ हम लोगों ने कर लिया. वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल. ठीक. अब हम लोग आते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द अनफिट. अब फिटनेस के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस टॉक ऑफ द वर्ड फिटनेस. तो फिटनेस के बारे में जैसे ही मैं लिखता हूं तुरंत बच्चे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस. यही कहने का टेंडेंसी होता है बच्चों का. आप लोगों का भी शायद यही टेंडेंसी है. तो अब ये देखिएगा, ये पेज नंबर 129 में रिप्रोडक्टिव फिटनेस लिखा हुआ है, তাই তো? লেখা আছে তো রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেসের কথা. কিন্তু ডারউইন বলেছে কি ডারউইন टॉक्ड ओनली एंड ओनली ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिटनेस का डेफिनेशन क्या है? फिटनेस का डेफिनेशन आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. 134 में जाइएगा, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन अगर लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर से ऊपर वाला सेंटेंस देखिए. इट इज द एंड रिजल्ट of the ability to adapt and get selected by nature. देखो, so fitness is the end result. So you can say that fitness is the result of a process which is called natural selection. कहां गया? ये देख, natural selection क्या है? प्रोसेस. उसका रिजल्ट है फिटनेस. ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा. तो फिटनेस का डेफिनेशन क्या है? बॉल की बोल रहा हूं डेफिनेशन था. इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट and get selected by nature. So it is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. ये अगर definition है my dear, तो हमेशा याद रखिएगा that fitness is always the result of a process which is called natural selection. है ना? So natural selection क्या है? हमेशा it's a process. और fitness जो है it is the result of a process. So it is the result. याद रखिएगा हमेशा ये statement. কি বললাম বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তো अब देखो फिटनेस ये है. एंड डार्विन डेफिनेटली डार्विन टॉक्ड ऑफ ओनली एंड ओनली ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. वेरी गुड. तो अकॉर्डिंग टू डार्विन इट इज ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज कंसिडर्ड. তাই না? फिटनेस मानेই আমরা डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन তাই বলছে, তাই ना? हेरिटेबल वेरिएशंस. तो हेरिटेबल वेरिएशन माने वही कैरेक्टर जो कि इनहेरिट करेगा. मतलब रिप्रोडक्शन में आना चाहिए उसको, है ना? अगर रिप्रोडक्शन में नहीं है तो क्या फायदा हुआ? तो डार्विन टॉक्ड ओनली एंड ओनली ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. राइट. तो ये फिटनेस वाला पार्ट है. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही मैंने लिखा इन रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, तो इसी से एक टर्म आता है एडेप्टेशन, जिसको हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं. और एक नाम है इसका, दैट इज एडेप्टिव एबिलिटी. जनरली हम लोग पूछते हैं बच्चों को कि एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन इनबॉर्न कैरेक्टर है या एक्वायर्ड कैरेक्टर है? एडेप्टेशन जब भी हम लोग बात करते हैं माय डियर, एडेप्टेशन इनबॉर्न कैरेक्टर है या एक्वायर्ड कैरेक्टर है? एक्सपीरियंस के साथ हम लोग गेन करते हैं. क्या है आंसर? इट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर. जो भी बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ता उसका यही आंसर है. और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, मार्क किया है, फिर भी गलत बोल रहे हो. यही आपका कंसंट्रेशन को दर्शाता है. उसी लाइन पे देखिए फिटनेस का जहां डेफिनेशन है उसका नेक्स्ट सेंटेंस है एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. वो है एजर्शन, उसका रीजन है वो. एडेप्टेशन क्या है बेटा? कैरेक्टर तो है. कैरेक्टर कौन डिटरमाइन करता है? प्रोटीन कहां रहता है? जीन कहां रहता है? क्रोमोसोम. तो अल्टीमेटली इट हैज अ जेनेटिक बेसिस. अगर वो कैरेक्टर आपके अंदर नहीं है, अगर वो जीन आपके अंदर नहीं है, यू विल गेट एक्सटिंक्ट, यू विल गेट पेरिश्ड. কি বললাম বুঝতে পারছো?
So it is always, adaptive ability is always inherited. Always inherited. Inherited. ये अगर assertion है, इसका reason पढ़े line, it has a genetic basis. It has a genetic basis. ये assertion reason का आंसर है my dear. लोग सोचते नहीं है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा. देखिए, समझ में आ गया? तो इसी के वजह से इवोल्यूशन हो रहा है. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ द अनफिट वाला कॉन्सेप्ट हो गया. जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट मैंने ये डन करा. और एक चीज, একটা কথা বলা দরকার, since we are talking only and only of reproductive fitness এইখান থেকে, therefore only those characters which will come in the germline will be expressed. Nature will select only those characters. अगर कोई कैरेक्टर को सक्सेसिव जनरेशन में जाना है, that character must be present within the germ line of the individual. germ line में रहेगा तभी जाके वो subsequent generation में जाएगा. So all characters which are to be inherited, which are to be selected must be present within the germ line of the individual. এই যে বোর্ড ওয়ার্কটা করলাম, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বোর্ড ওয়ার্ক দ্যাট ইউ উইল এভার সি. খুবই ইম্পর্টেন্ট বোর্ড ওয়ার্ক এটা, এটাকে পড়তে হবে. एंड ये बोर्ड वर्क को अगर आप फॉलो करोगे, एनसीईआरटी इज इंक्लूडेड. इस पे हर एक जगह पे एनसीईआरटी इंक्लूडेड है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनसीईआरटी हैज बीन इंक्लूडेड. और बोर्ड वर्क में एनसीईआरटी के लाइंस प्रेजेंट है. और एनीथिंग रिलेटेड टू डार्विनियन থিওরি অফ এভলিউশন, একটা লাইন শুধু আমি বলিনি, সেটাও বলে দিচ্ছি. পেজ 135, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, ফার্স্ট সেন্টেন্স. কি বলছে? ইজ এভলিউশন আ প্রসেস অর রেজাল্ট অফ আ প্রসেস? পড়ো, বলো. প্রসেস. তো স্টোরি অফ দি আর্থ যখন আমরা পড়ছি, দেন ইট ইজ আ প্রসেস. এন্ড when we are talking of the, পড়ো, ठीक. तो अर्थ के अंदर लाइफ आया, अर्थ का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज अ प्रोसेस. और जिसका रिजल्ट है लाइफ ऑन अर्थ, विच इज बाय नेचुरल सिलेक्शन. सो याद रखिएगा. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो हम लोगों ने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला पार्ट में, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी पढ़ा था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर से रिसेंट एटमॉस्फेयर. So evolution of earth is a process, and origin of life on earth, origin or formation of life on earth, is the result of a process, is the result of a process, result of a process. और ये जो origin of life on earth आया, ये कैसे आया? By natural selection, occurs by natural selection. चलो डन. ये जो भी मैंने करा इसको ध्यान से देख और इसको इंप्लीमेंट कर. इसको पहले ध्यान से देख ले, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर, इसका फोटो खींच, व्हाटएवर इट इज. आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप ग्रुप में डाल दीजिए. और इसका फोटो मैं भी लेके बच्चों को दे देता हूं. বুঝতে পারলি যেটা ডিসকাস করলাম? বুঝতে পারার থেকে ইম্পর্টেন্ট মানে এটাকে পড়তে হবে, কিন্তু ইফ ইউ ডোন্ট স্টাডি দিস মুশকিল হয়ে যাবে, फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा.
एक सेकंड। एक सेकंड बेटा। ঠিক আছে, আনমিউট তোকেই তো পাঠালাম। हाँ করে দিয়েছি। ठीक है, इसको ध्यान से देख, कोई दिक्कत अगर होगा तो बता। गो थ्रू दिस प्रॉपरली, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से अगर सवाल पूछा गया, एक्सटेंसिव अगर सवाल पूछा गया, तो इसी रेंज पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना। अब एक बार ह्यूगो डिवराइज वाला तो बता ही दिया मैं, लेकिन एक बार बता देते हैं और एक बार, और लमार्कियन थ्योरी बताएंगे। नियो डार्विनिज्म क्या है? यही नियो डार्विनिज्म में क्या हुआ, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हुआ, इसको ही नियो डार्विनिज्म कहते हैं, है ना। वेरिएशन इज डिसकंटिन्यूअस। एंड ये जो पॉइंट मैंने करा अभी, जर्म लाइन ऑफ द इंडिविजुअल, ये दोनों पॉइंट को ऐड करोगे तो नियो डार्विनिज्म हो जाएगा। नियो डार्विनिज्म वाज नॉट गिवन बाय डार्विन, इट वाज गिवन बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है। सो नियो डार्विनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। उसमें मेजर दो चेंजेस जो है, नंबर वन, it is that is the character must be present in the germline of the individual, and number two, that evolution is never continuous process, it's a discontinuous process because it's a solitary variation, because variations are discontinuous. और branching descent and natural selection अभी भी applied है, तो branching descent natural selection को लेके कोई छेड़खानी नहीं किया गया। am I clear? ठीक है, कैन आई इरेज दिस माय डियर? देख लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा मुझे। आई बिलीव कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए इसको, फिर सर हम आपने जो पढ़ा रहा है ना, बस उससे ही शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, आप कुछ करने की क्या जरूरत ही नहीं क्या है। क्या व्हाट यू आर टीचिंग राइट नाउ, उससे ही शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और कुछ इसका करने की आंसर, जरूरत ही नहीं आंसर आपको भी पता है। इसको मुझे बोलने का जरूरत नहीं है है। बेटा, इसका आंसर आपको ही पता है। चलिए इसको क्लोज करें। नहीं, इरेज, जैसे इरेज मैं पहली बार पढ़ रही हूँ ना सर, इसलिए मैंने अरे बोला। मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, हाँ। आई बिलीव दिस इज एनफ, आई बिलीव दिस इज एनफ। चलो थैंक यू, इसको इरेज करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कैन वी प्रोसीड? सो लेट्स टॉक ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, ह्यूगो डिवराइज वाला पार्ट एंड लमार्किज्म। तय तो लमार्किज्म इज अ नॉनसेंस ऑफ अ थ्योरी, कोई काम का नहीं है वो, लेकिन पढ़ना है अपन को तो पढ़ेंगे। तो लमार्क
लमार्किज्म। उसके बाद डार्विनिज्म का जो आपका गैलापागोस आइलैंड में वो जो डार्विनियन फिंचेस रेडिएशंस वो सब बात करेंगे, हैं एडेप्टिव रेडिएशन वाला बात करेंगे उसके बाद, पहले इसको निपटा देते हैं। तो लमार्किज्म जो है, इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट, एनसीईआरटी में नहीं है, डी मोनेट लमार्क, ये है उनका पूरा नाम, ठीक है। अब लमार्कियन थ्योरी, Lamarck was the first person to give the term biology, you know. So anyway, Lamarckism क्या बोले? Theory of use and disuse of organs. So he gave the theory of use and disuse of organs. तो इसका मतलब जो ऑर्गन को कम यूज किया जाएगा वो धीरे धीरे वेस्टिजियल होता रहेगा, और जो ऑर्गन को ज्यादा यूज किया जाएगा वो आस्ते आस्ते स्ट्रेंथन होता जाएगा, वही तो है। अब इसको रिजेक्ट किया था किसने? Who rejected this? The theory that rejected it was done by Weizmann, है ना? So he gave the theory of germplasm. So Weizmann's theory of germplasm, it was Weizmann's theory of germplasm rejected this theory, rejected the Lamarckian theory, ठीक है, rejected the Lamarckian theory. Lamarck एटाओ बोलतो that there is a vital force within the organism जो कि ये changes करवाता है, समझे ना? लेकिन वो जरूरी नहीं है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इज इनफ फॉर यू। लेकिन इसको रिजेक्ट किया गया था बाय विजमैन थ्रू हिज थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। उसमें उन्होंने क्या किया था? ही टुक रैट्स, ही कट द टेल, अच्छा एक सेकंड, ही कट द टेल ऑफ रैट्स, ही कट द टेल ऑफ रैट्स फॉर 24 consecutive generations, 24 consecutive generations तक पूंछ काट रहा था, लेकिन फिर भी still on the 25th generation the rat was born with tail, the rat was born with tail। समझ में आया? इसका मतलब वो तो 24 जनरेशन तक यूज ही नहीं कर रहा था टेल, फिर भी टेल को लेके कैसे बर्थ हुआ उसका? इसका मतलब जब तक वो कैरेक्टर जर्म लाइन से निकलेगा नहीं, तब तक वो कैरेक्टर इनहेरिट होने से बचेगा नहीं। उल्टा करो, जब तक वो कैरेक्टर जर्म लाइन से निकलेगा नहीं, तब तक वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनहेरिट ना हो। डेफिनेटली इट विल बी इनहेरिटेड। Got my point? So by this theory, the theory of use and disuse of organs was rejected. So this was Weizmann's theory. जैसे मैंने आपको लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, very much in the same way Weizmann's theory is important to you. समझ में आ गया? अब जरा देखिए लमार्किज्म के बाद, जैसे कि ह्यूगो डिवराइज का जो म्यूटेशन थ्योरी है उसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवराइज ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। तो म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सडन एंड ड्रास्टिक चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल है। तो सो सडन एंड ड्रास्टिक चेंज, तो सडन एंड ड्रास्टिक चेंज, उन्होंने ये कहा कि अगर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इट शुड बी, मस्ट बी विद म्यूटेशन, थ्रू म्यूटेशन। विदाउट म्यूटेशन इवोल्यूशन कैन नेवर ऑकर इन एन ऑर्गेनिज्म। है तो पहले सडन एंड ड्रास्टिक चेंज इन द genetic constitution of an organism, this is called mutation। तो उन्होंने ये कहा था कि जेनरेशन में माने एवोल्यूशन अगर होना चाहिए इन एन इंडिविजुअल, अगर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है तो केवल और केवल वो म्यूटेशन के द्वारा ही हो सकता है। सो ही सेड दैट इफ इवोल्यूशन occurs in an individual, then it must be through mutation. Am I clear? If evolution occurs in an individual, then it must be through mutation. Without mutation, evolution cannot occur. Clear? In an individual, definitely. So that is a sudden and drastic change. अब म्यूटेशन थ्योरी जो उन्होंने डिक्लेयर किया था ह्यूगो डिवराइज, तो अच्छा ये ह्यूगो डिवराइज नाम है इनका, बाय ह्यूगो डिवराइज, बाय ह्यूगो डिवराइज। अब जरा देखिए
he experimented on the evening primrose called Inothera lamarckiana, তাই তো? He experimented on the evening primrose. Evening primrose लिखा हुआ है 135 लास्ट पैराग्राफ. Experimented on evening primrose, जिसका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, जिसका नाम है Inothera lamarckiana. इसके अगेंस्ट में कुछ थ्योरीज है इसको रिजेक्ट करने वाला, लेकिन इसको रिजेक्ट कभी नहीं किया गया, इज ऑलवेज एक्सेप्टेड. ठीक है. Inothera lamarckiana इज एक्चुअली अ हाइब्रिड प्लांट, तो इस नेशनल प्लांट नहीं है. तो एनीवे, इवनिंग प्रिमरोज दैट वाज द स्पीशीज माने ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ताई तो ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन Inothera lamarckiana and he said single step large mutation. কেন বলেছিল? If this is the mRNA, think of it as mRNA. And you see these are the nitrogen bases which are present on the mRNA, and when mutation occur, ধরো এটা মিউটেশন হলো, এটার হলো, তাহলে সাবসিকুয়েন্টলি কি হলো? জাম্প করে করে চেঞ্জ হচ্ছে. এখান থেকে আমরা ডিসকন্টিনিউয়াস ভেরিয়েশন বা সলিটারি ভেরিয়েশন বলতে পারি. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस. बट एक म्यूटेशन के वजह से देखो, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया, पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया. अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो सकता है म्यूटेशन होने की वजह से. सो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, তাহলে এটাকে এনসিইআরটি में लिखा हुआ है 135 लास्ट पैराग्राफ में कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ताई तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है. और इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ डिसकंटिन्यूअस और सॉल्टेटरी वेरिएशन, है ना? डिसकंटिन्यूअस और सॉल्टेटरी वेरिएशन. एम आई क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? किसी के मन में किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत? डन हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी. और इसके बाद द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज बाय थियोडोसियस डॉब्झांस्की, जिसका दो स्टेटमेंट आपको पता है. 132 में लिखा हुआ है एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस कॉज्ड बाय चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड चांस इवेंट्स इन नेचर. डन है. ये तो पहले ही डिस्कशन कर लिया था. तो और एक थ्योरी के बारे में अगर बात करोगे, दैट इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय थियोडोसियस डॉब्झांस्की. बताया था मैंने, नाम लिखा था पहले भी. थियोडोसियस डॉब्झांस्की, DOBZHANSKY, है ना? इन्होंने कहा था इवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस. थियोडोसियस डॉब्झांस्की का नाम एनसीईआरटी में लिखा नहीं है. स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये अगर एजर्शन है, उसका रीजन तो मैंने बता दिया था आपको. कॉज्ड बाय चांस इवेंट्स इन नेचर and chance mutation is always a matter of chance mutation in organism, ताई तो in organism. ये डन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया. ठीक. अब इससे हम लोग शुरू करेंगे दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है ना? तो एडेप्टिव रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन फिंचेस. इसके बाद वाला डिस्कशन जो अपना आएगा माय डियर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन फिंचेस. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो डार्विनियन फिंचेस के बारे में बात करते हैं. तो डार्विनियन फिंचेस में क्या है? डार्विन ऑब्जर्व द शेप ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स चेंज्ड विद अ चेंज इन फीडिंग हैबिट्स एंड देयरफॉर द हैबिटेट. मतलब उसका नीश जब चेंज हो गया, तब उसका हैबिटेट चेंज हो गया, इसीलिए उसका नीश चेंज हुआ. एंड देयरआफ्टर व्हाट हैपेंड, द फीडिंग हैबिट्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द शेप ऑफ बीक्स चेंज्ड. तो वही कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज द डार्विनियन फिंचेस, द शेप ऑफ द बीक्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स. তাহলে सपोज दिस वाज द बीक, दिस वाज द सीड ईटिंग वैरायटी. प्रथम जो बीकटा पावा गेछिलो, दैट वाज द सीड ईटिंग वैरायटी. तो 20 साल उसको लगा रिसर्च करने में, इसीलिए तो सीड ईटिंग वैरायटी जो था, ये डिफरेंट हैबिटेट अपना सिलेक्ट किया. गैलापागोस आइलैंड में डिफरेंट हैबिटेट. कोई समुद्र में चला गया, समुद्र के सामने वाला आइलैंड में चला गया, छोटा वाला एक पार्ट में जो समुद्र के खाने पे डिपेंड करता था. कोई फॉरेस्ट में चला गया, कोई ग्रेट बैरियर रीफ पे रहा, कोई डेजर्ट में रहा. तो डिफरेंट जगह पे जब ये बर्ड्स रहा, दोस वर द डार्विनियन फिंचेस. तार माने उनार कॉन्सेप्टটা ছিল, दिस इज अ केस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन, बिकॉज दे एडेप्टेड, है ना बेटा? एडेप्टिव रेडिएशन. तो एडेप्टेशन उसके अंदर एडेप्टेशन आया ड्यू टू द चेंज इन फीडिंग हैबिट्स. लेकिन एक चीज फिर से बोल रहे हैं, आप बोलोगे कि सर एक बर्ड इधर से चला गया डेजर्ट में, उसका फीडिंग हैबिट चेंज हो गया, तो उसका शेप ऑफ बीक चेंज हो जाएगा? एकदम नहीं होगा. सक्सेसिव जनरेशन में होगा. गॉट माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जनरेशन में वो मर जाएगा, लेकिन सक्सेसिव जनरेशन में जाके धीरे धीरे वो चेंजेस आएगा. गॉट माय पॉइंट? दैट इज व्हाई इट इज सेड एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड इज अ जेनेटिक बेसिस. वो जो अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया.
गॉट माय पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा माय डियर. सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो जस्टिफाइंग होमोलॉजी. माने कॉमन एंसेस्ट्री. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन माने कि कॉमन एंसेस्ट्री. हु इज द कॉमन एंसेस्टर? हियर गोज द कॉमन एंसेस्टर. दिस इज द कॉमन एंसेस्टर. কনসেপ্টটা বুঝতে হবে. কোশ্চেন যেরকম আসবে সেরকম আনসার করবে, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. एम आई क्लियर? हो गया. वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग अब बात करेंगे टू द रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंजिया. जब तक वो नहीं पढ़ेंगे बाकी चीज पढ़ नहीं पाएंगे. सो लेट्स टॉक ऑफ लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑफ पैंजिया. एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पैंजिया? एनीवन हु कैन टेल मी ऑन द प्लेटफॉर्म हु इज व्हाट इज पैंजिया? जल्दी. है क्या पैंजिया? खाए ना माथा दे किरे. पैंजिया Sir, undivided large land mass. আনডিভাইডেড লার্জ ল্যান্ড মাস মানে কি হলো সেটা? when the earth was fused into a single land mass তাকে বলে প্যাঞ্জিয়া. কি বললাম? when the earth was fused into a single land mass, that is called Pangea. So the total land mass of the earth was fused together as Pangea. The total land mass of the earth were fused, called Pangea. अब ये जो Pangea हुआ, इसके बाद due to the movement of the tectonic plates, ultimately the continents got separated, right? So due to the movement of the tectonic plates, due to the movement of the tectonic plates, due to the movement of the tectonic plates, what happened? The continents got separated. So continents got separated. Continents got separated. যেটাকে আমরা বললাম continental drift, তাই তো? Which is called the continental drift. Now when I am coming to the concept of continental drift, अब क्या हुआ देखो. अब क्या क्या कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया. सबसे पहली बात तो ये है नियो आर्कटिक. नियो आर्कटिक. नियो आर्कटिक माने नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. फिर पैली आर्कटिक. पैली आर्कटिक की হবে साउथ अमेरिका. নিউ আর্কটিক, প্যালি আর্কটিক, নিওট্রপিক্যাল. নিওট্রপিক্যাল. নিওট্রপিক্যাল হয়ে গেল তোমার, এক সেকেন্ড. নিওট্রপিক্যাল, নিওট্রি, প্যালি আর্কটিক, এক সেকেন্ড ছক করে লিখে দিয়ে আগে দাঁড়া. নিওট্রপিক্যাল, ইথিওপিয়ান, ইথিওপিয়ান, ওরিয়েন্টাল, অস্ট্রেলিয়ান. কটা হলো? ছটা হয়েছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়ে গেছে. অস্ট্রেলিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান. ঠিক আছে. These were the different types of continents. এটা মডিউলে আছে, চিন্তা নেই. সো দেখো, নিউ আর্কটিক মানে নর্থ আমেরিকা, প্যালি আর্কটিক মানে সাউথ আমেরিকা, নিওট্রপিক্যাল মানে ইউরোপ ইনক্লুডিং রাশিয়া, ইনক্লুডিং রাশিয়া. ঠিক. ইথিওপিয়ান হচ্ছে আফ্রিকা. ওরিয়েন্টাল হয়ে গেল সাউথ ইস্ট এশিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়া. ঠিক আছে. অস্ট্রেলিয়ান মানে অস্ট্রেলিয়া with न्यूजीलैंड. ठीक है, यही है. तो पैंजिया का लैंडमास जो सेपरेट हो गया, होके यही कॉन्टिनेंट्स बनाया. अब इसी के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग. लेट अस कंसीडर दिस माय डियर. लेट्स कंसीडर दिस इज द नॉर्थ अमेरिका एंड हियर गोज द साउथ अमेरिका. डन. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बना दिया. अब जरा सर माई माइक इज ऑफ. তোর মা তুই ছিলিস? তুই প্ল্যাটফর্মে আছিস? আমি তো জানিও না, আমি তো পড়িয়ে যাচ্ছি আপন মনে. আচ্ছা ঠিক আছে. তো কি বলছিলাম আমি? হ্যাঁ, তো নর্থ আমেরিকা সাউথ আমেরিকা হয়ে গেল. এন্ড দেন ইউ সি হিয়ার, দিস ইজ দ্য ইউরোপ, দিস ইজ দ্য ইউরোপ ইনক্লুডিং রাশিয়া. হিয়ার গোজ এশিয়া, है ना? हियर गोज एशिया अप टू इंडोनेशिया, सुमात्रा. ठीक है. एंड हियर गोज अफ्रीका, हियर गोज अफ्रीका. এটা এশিয়া যদি হয়, এই জায়গাটা হচ্ছে আফ্রিকা মোটামুটি. দিস ইজ দি আফ্রিকা. এন্ড হিয়ার গোজ দি অস্ট্রেলিয়া মেজরলি. এক সেকেন্ড. হিয়ার গোজ দি অস্ট্রেলিয়া. দিস ইজ দি অস্ট্রেলিয়া ইনক্লুডিং নিউজিল্যান্ড. ঠিক আছে, নিউজিল্যান্ড সাইডে একটুখানি. तो दिस इज दी लैंडमास सेपरेटेड. ताई तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सेपरेटेड लैंडमास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करनी है माय डियर. सबसे पहली बात तो ये है द वर्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो मान के चलिए मैं पी लिख रहा हूं. मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स इज
कैपिटल एम, ठीक है, पी लिख रहा हूं, एम लिख रहा हूं, पी लिख रहा हूं, एम लिख रहा हूं, सब कुछ है। अफ्रीका में सब कुछ था, एशिया में भी प्लेसेंटल मैमल्स था, मार्सुपियल मैमल्स था, ठीक है। এখানে ইউরোপেরও কিছু পার্টে প্লেসেন্টাল मैमल्स था, मार्सुपियल मैमल्स था। अब क्या हुआ, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, द मार्सुपियल्स फाउंड अ कंजीनियल हैबिटेट, preferable niche in Australia, and therefore during this process of continental drift there was huge movement of the marsupial mammals. So marsupial mammals from different parts, है ना, ultimately came to Australia. ये एक, suppose this is a case of adaptive radiation, ये तो adaptive radiation है, this is adaptive radiation number 1. अब देख, marsupials from this region also came here, marsupials from this region also came here. Let's consider this is adaptive radiation number 2. ठीक? Then you see here marsupials from this region, they also came here. Right? So this, let's consider this is adaptive radiation number 3. So देखिए ध्यान से, NCERT page 133 last sentence. देखिए ध्यान से क्या लिखा है, when more than one adaptive radiation occurs in a single isolated population occupying a specific geographical area, it's a case of convergent evolution. NCERT line की ताई तो when more than one adaptive radiation, तो when more than one adaptive radiation हो रहा है, मतलब देखिए multiple adaptive radiation अगर हो रहा है, when more than one adaptive radiation occurs in a single isolated population occupying a specific geography, single isolated population, which is the isolated population Australia. So when more than one adaptive radiation occurs in a single isolated population occupying a specific geographical area, कौन सा geography? Australia, Australia including New Zealand, है ना? Then it's a case of convergent evolution. तो adaptive radiation अगर हम लोग consider कर रहे हैं बेटा, Darwinian finches, that is also an adaptive radiation, but this is basically divergent evolution. So adaptive radiation justifying divergent evolution, and on the other hand, here is another adaptive radiation which is justifying convergent evolution. Am I clear with this, my dear? तो एक तो adaptive radiation which is justifying divergent evolution, एक तो adaptive radiation which is justifying convergent evolution. Very much in the same way, my dear. এটা কিন্তু ভুললে চলবে না, কেন কি তার পরের মাস্টার স্ট্রোক এনসিইআরটি তে আছে, লোকেরা পড়ে না, পরের লাইনটা লোকেরা ভালো করে পড়ে না। পড় মন দিয়ে, পেজ নাম্বার 134 সেকেন্ড সেন্টেন্স, জোরে জোরে পড়। প্ল্যাসেন্টাল ম্যামালস ইন অস্ট্রেলিয়া, প্ল্যাসেন্টাল ম্যামালস ইন অস্ট্রেলিয়া, তার মানে অস্ট্রেলিয়াতে প্ল্যাসেন্টাল ম্যামালও আছে, অলসো এক্সিবিট অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন, বল। in evolving into varieties of such placental mammals, bolo, marsupial, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. তাহলে এই কনসেপ্টটা কি? এবং একটা মজার কথা তোমাদের বলি, পরীক্ষার কোশ্চেন আসলে তো উত্তর করে দাও, কিন্তু এটার মানে খায় না মাথায় দেয়, কেউ বোঝো না। সেটা হলো পাশের যে চার্টটা আছে প্লাসেন্টাল ম্যামাল আর মার্সুপিয়াল, হালাকি ওখানে কিছু ছবির সাথে নাম মিলছে না, তাও ওটা ঠিক করে দেবো। তো ওই পাশের যে চার্টটা আছে, ওই চার্টে তুমি দেখো তলায় লেখা আছে কনভার্জেন্ট এভলিউশন, ছবির তলায় যে ফিগারের এক্সপ্লেনেশন কনভার্জেন্ট এভলিউশন। তোমাকে পরীক্ষা দিয়ে তুমি লিখে দিচ্ছ কনভার্জেন্ট এভলিউশন, ইন্টারনাল এক্সামে নম্বর পেয়ে যাচ্ছ, কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু ওখানে যদি চেপে ধরি তোমাকে why it is convergent evolution, তুমি বলতে পারবে না। You cannot explain me why it is convergent evolution. एक प्लेसेंटल मैमल का corresponding marsupial in the same habitat, এটা convergent evolution? কোন বইয়ে লেখা আছে? It is actually an example of parallel evolution. তাহলে এনসিইআরটি কেন লিখে দিয়েছে কনভার্জেন্ট এভলিউশন তলায়? আমরা যখন কোয়েশ্চেন করি তখন কিন্তু আমরা ওই করেসপন্ডিং মার্সুপিয়াল দিয়ে কনভার্জেন্ট এভলিউশনকে জাস্টিফাই করে ইয়েস বলে আনসার নাম্বার দিই, ওটা ভুল। দ্যাট ইজ নট আ কেস অফ কনভার্জেন্ট এভলিউশন। দেখো ভালো করে কেন কনভার্জেন্ট, আমি এক্ষুনি দেখাবো তোমাদের। দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ প্যারালাল এভলিউশন, বিকজ ফর আ করেসপন্ডিং মার্সুপিয়াল there is a corresponding placental mammal in Australia which is surviving in the same habitat. That cannot be a case of convergent evolution. That is always a case of parallel evolution. আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো বই, স্ট্রিকবার্জার দেখিয়ে দেবো, ফুতুয়ামা দেখিয়ে দেবো, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বই। Those are all cases of parallel evolution. But এনসিইআরটি তাহলে ভুল লিখেছে। এনসিইআরটি ঠিক জায়গায় ঠিকটা লেখেনি, সমস্যা এটা। যার জন্য আমরা ইন্টারপ্রিট করি এরকম ভাবে, যার জন্য দেখবে ওটা কনভার্জেন্ট এভলিউশন डेफिनेटली। बट ध्यान से देख, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन प्लेसेंटल मैमल्स भी ऑस्ट्रेलिया में आया, केवल और केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल मार्सुपियल मैमल ऑस्ट्रेलिया में आया, उसके साथ साथ प्लेसेंटल मैमल भी आया। बट प्लेसेंटल मैमल बाकी जगह में भी है, ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेसेंटल मैमल बाकी जगह से ऑस्ट्रेलिया आ गया। लेकिन यह जरूर है
कि हर एक मार्सुपियल बाकी जगह से ऑस्ट्रेलिया आ गया. ऑस्ट्रेलिया गिव्स अ फेवरेबल हैबिटेट फॉर मार्सुपियल्स, नॉट फॉर प्लेसेंटल. प्लेसेंटल के लिए हाँ ठीक है नॉर्मल, लेकिन प्लेसेंटल के लिए तो बाकी जगह में भी है. इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसेंटल केवल ऑस्ट्रेलिया में है, नो. बट ड्यूरिंग दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेसेंटल मैमल्स आल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया. ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेसेंटल चला गया. तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, सपोज मान के चलिए ये हुआ था, सपोज मान के चलिए ये हुआ था. दिस इज वन एडेप्टिव रेडिएशन, this is another adaptive radiation, and here goes another adaptive radiation. Let's see adaptive radiation number 3. একটা blue দিয়ে লিখলাম, একটা red দিয়ে লিখলাম. তার মানে when the placental mammals came here, अब देख, here is placental, here is marsupial, তাই তো রে? এবারে বুঝেছো কেন এটা কনভার্জেন্ট লেখা আছে চার্টের তলায়? Online students, did you understand my dear? Why is it convergent that is written beneath the chart? रीजन ये है कि प्लेसेंटल मैमल्स भी आया था along with the marsupials, but all marsupials came, but ऐसा नहीं है कि all placental came. Got my point? Yes sir. এই পয়েন্টে গন্ডগোল হলে চামড়া তুলে দেবো থাপ্পড় মেরে. Am I clear? স্যার একটা কোশ্চেন আছে, বলবো? মেবি সিম ভেরি বোকা বোকা কোশ্চেন, বাট স্যার অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে বলো. স্যার বলছি মার্সুপিয়ালস আর মানে যখন কন্টিনেন্ট ড্রিফট হলো, বার্ডস তো বুঝতে পারলাম না উড়ে গেল, ওরা কি করে এখানে এলো? দ্যাটস দ্য পয়েন্ট. বুঝলাম না, বার্ড উড়ে গেল মানে বার্ডস এর ক্ষেত্রে অন্য হ্যাবিটেটে যাওয়াটা ইজি, বাট ম্যামলস এর ক্ষেত্রে এখানে আসা অস্ট্রেলিয়াতে কন্টিনেন্টাল ড্রিফটটা হয়, ঘুম থেকে উঠেই তো কন্টিনেন্ট আলাদা হয়ে যায় না. ইটস আ প্রসেস. আফ্রিকার একটা পার্ট এখন ভাঙছে, নিশ্চয়ই জানো সেটা, এবং সেটা ইন্ডিয়ার কাছে আসছে, গুজরাটের ওখানে আসছে. তাহলে যদি আমার ওয়েস্টার্ন কোস্টাল লাইনে যদি সেটা আসে, মানে ধরো তোমার এই যেটা আমাদের ওয়েস্টার্ন ঘাটস, ওই রিজিয়নে যদি আফ্রিকার ওই কন্টিনেন্টের পার্টটা আসে, সেটা তো আজকে আসবে না, আজ থেকে 2000 বছর পরে আসবে. সো ইটস আ প্রসেস. ওই প্রসেস যখন শুরু হয়েছিল, দেন দি প্লাসেন্টাল ম্যামলস আলটিমেটলি মাইগ্রেটেড টুয়ার্ডস দি মার্সুপিয়াল ম্যামলস আলটিমেটলি মাইগ্রেটেড টুয়ার্ডস অস্ট্রেলিয়া, যে পার্টটা ভেঙে বের হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে. এবং অস্ট্রেলিয়া অ্যাকচুয়ালি ব্রোক অ্যাওয়ে ফ্রম আফ্রিকা, ইট ডিড নট ব্রেক অ্যাওয়ে ফ্রম এশিয়া. বুঝতে পেরেছো? अच्छा, अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो मार्सुपियल्स इधर आया, तो ये मार्सुपियल्स अभी इंडिविजुअल हैबिटेट सिलेक्ट किया. कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेस्ट में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेन्स में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया का जमीन के नीचे गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में गया. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्सुपियल्स, M1, M2, M3, M4, M5, যা ছবি ওখানে দেওয়া আছে, তাই না? M3, M4, M5 এই জিনিসগুলো হলো. এট দ্য সেম টাইম the similar placental mammals যারা এসেছিল, তারাও ওই সব জায়গাতে P1 তৈরি করলো, P2 তৈরি করলো, P3 তৈরি করলো, P4 তৈরি করলো, P5 তৈরি করলো. পরিষ্কার? That means for a corresponding marsupial, for a marsupial there is always a corresponding placental in the same habitat. যদি এখানে wolf হয়, ওখানে টাসমানিয়ান wolf হলো. এখানে যদি টাইগার ক্যাট হয়, ওখানে বব ক্যাট হবে. বুঝতে পেরেছো? এখানে যদি ইফাইং ফ্যালেঞ্জার হবে, ওখানে সুগার গ্লাইডার হবে. Am I clear? So দেখো ভালো করে, এবার এদিকে তাকাও एवरीवन. सो नील কালিটা কথা, এই যে, सो ये ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है. कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन. एक्चुअली एनसीईआरटी তে দু জায়গায় প্যারালাল এভোলিউশনের কনসেপ্ট দেওয়া আছে. একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান ব্রেন এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, পেজ নাম্বার 142, সামারি লাস্ট লাইন. আরেকটা হচ্ছে এইটা. বুঝাতে পারলাম? ঠিক আছে? জেনারেলি এটাকে কনভার্জেন্ট এভোলিউশনে মার্ক করে লোকেরা, ইন্টারনাল এক্সামিনেশনে কোশ্চেনও করে, কিন্তু কনভার্জেন্ট এভোলিউশন যদি এটাকে অ্যাজারশন করা হয়, বাচ্চারা ভুল করবে. পরীক্ষাতে তোমাকে প্যারালাল এভোলিউশন একটা অপশনে দেবে না. যদি দেয় তাহলে কনভার্জেন্ট প্যারালাল দুটোই মার্ক করে দেবে. জেনারেলি এখানে প্যারালাল দেবে না, যদি দেয় দুটোই মার্ক করবে. যদি অপশন না থাকে তাহলে কনভার্জেন্ট মার্ক করবে, এনসিইআরটি যেহেতু কনভার্জেন্ট দেওয়া আছে. কিন্তু মজার কথা হচ্ছে প্যারালাল আর কনভার্জেন্ট দুটো একসাথে দেবে না জেনারেলি. বুঝতে পেরেছো? বাট যদি এটা অ্যাজারশনে আসে, তাহলে যে ছবি আমি করালাম এই ছবি থেকে আনসার করতে হবে. বিকজ convergent evolution is established both by placental mammal as well as marsupial mammal when they migrate to Australia. পরিষ্কার? Am I clear? তাহলে this is the case of marsupial radiation. এই যেটা আমি করলাম এটা কি? marsupial radiation. So marsupial এলো, first
marsupials converged, তাই তো, due to adaptive radiation. Next, they diverged. তাহলে প্রথমে হলো কনভার্জেন্ট এভলিউশন, দেখো এখানে প্রথমে হলো কনভার্জেন্ট এভলিউশন, তারপরে দেখো ডাইভার্সিফিকেশন ও ডাইভার্জেন্ট এভলিউশন। দ্যাট ইজ অলসো ডিউ টু অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন, ডিউ টু AR মানে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন, তাই তো। সেম ইজ দ্য কেস উইথ প্লাসেন্টাল ম্যামলস, সেম ইজ দ্য কেস উইথ প্লাসেন্টাল ম্যামলস। First they converged, then they diverged. So adaptive radiation can be both convergent as well as divergent. তাহলে এখান থেকে আমরা কি শিখছি? Adaptive radiation can be both convergent and divergent. তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম therefore AR can be both convergent and divergent. Am I clear my dear? किसी के मन में कोई भी दुविधा? Now this is basically continental drift. I told you this is the movement of the tectonic plates and therefore this is called the continental drift. My dear students, continental drift can increase competition. It can also decrease competition. ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। Continental drift can increase competition. The same continental drift can also decrease competition. की एग्जांपल হবে? ডিক্রিজ কম্পিটিশন কা এক্সাম্পল है মার্সুপিয়ালস। যখন মার্সুপিয়াল চলে গেল এখানে, তাহলে ওই বড় জায়গাতে ওরা শুধু একা পড়ে আছে, কোনো ঝামেলা নেই, ওদের কোনো কম্পিটিশন নেই। বুঝতে পেরেছো? ভেরি মাচ ইন দ্য সেম ওয়ে এদিকে দেখ, when নর্থ আমেরিকা জয়েন্ট উইথ সাউথ আমেরিকা, নর্থ আমেরিকার সাথে সাউথ আমেরিকা জয়েন করে, এই নর্থ আমেরিকা সাউথ আমেরিকা যখন জয়েন করেছে, দেন দ্য সাউথ আমেরিকান ম্যামলস, এদিকে দেখো, দ্য সাউথ আমেরিকান ম্যামলস ওয়্যার ওভাররিডেন বাই দ্য নর্থ আমেরিকান ফনা। পেজ নাম্বার 140, হিউম্যান এভলিউশনের ওপরের প্যারাগ্রাফ দেখো, শেষ 4 লাইন। When South America joined with North America, then the South American mammals were overridden by the North American fauna. First sentence. Second, due to the same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition with other mammals. লেখা আছে। So number 1, when North America joined with South America, the South American mammals were overridden by the North American fauna. Clear? The North American mammals কি করলো? South American mammals গুলোকে উড়িয়ে দিল। এক্সাম্পল লেখা আছে দেখো, কি জানো তোমার ওই জেব্রা কি সব আছে না, হর্স, ভাল্লুকটা কি ওর নাম সাইন্টিফিক, বিয়ার লেখা আছে না ওখানে, পেয়েছিস তো? র‍্যাবিট পেয়েছিস তো? ভেরি মাচ ইন দ্য সেম ওয়ে এটা কি ইনক্রিজড কম্পিটিশন। ওর পাশে লেখ ইনক্রিজড কম্পিটিশন, ইনক্রিজড কম্পিটিশন। ঠিক? এবার পরের সেন্টেন্স, ডিউ টু দ্য সেম কন্টিনেন্টাল ডিট পাউচ মেমলস অফ অস্ট্রেলিয়া সার্ভাইভ, মানে কি পাউচ মেমলস মানে কি মার্সুপিয়ালস, due to the same continental drift pouch mammals of Australia survived because of lack of competition with other mammals. This is the case of decreased competition. Lack of competition এ মার্ক করো, লেখা আছে ওখানে, lack of competition এ মার্ক করো। এবারে তোমাকে যদি বলা হয় assertion, pouched, online student ध्यान देना, pouched mammals of Australia survived in Australia, assertion, उसका रीजन क्या होगा? lack of competition. Don't write continental drift. Continental drift এর জন্য ইনক্রিজ হতে পারে কম্পিটিশন, ডিক্রিজও হতে পারে। ল্যাক অফ কম্পিটিশন যদি আমার দেওয়া থাকে, ল্যাক অফ কম্পিটিশন অকার্ড ইন অস্ট্রেলিয়া, তার অ্যাজারশন, ওটা যদি অ্যাজারশন, তার রিজন হচ্ছে ডিউ টু কন্টিনেন্টাল ড্রিফট, অস্ট্রেলিয়া গট সেপারেটেড ফ্রম আফ্রিকা। বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার? কারুর কোনো দুঃখ মনে? পরিষ্কার? ফিরে হ্যাঁসারি তো করছিস, আবার বাড়ি গিয়ে ভুলে যাবি না স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট। এই এটা অনলাइन स्टूडेंट्स, इसको देखो, कोई दिक्कत किसी को? এদিকে পড়ি दो बेटा জিনিস, इधर पढ़ा दे, एक और चीज आ जाएगा। पढ़ी दो এদিকে। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब आप एनसीईआरटी निकाल के देखिएगा, एनसीईआरटी में क्या बचा है। पेज नंबर 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 का ग्राफ हो गया, केवल हर्डी विनबर्ग बचा है। 137 का भी सब हो गया, केवल हर्डी विनबर्ग बचा है। एंड 138 कंप्लीट, 139 कंप्लीट, 140 ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बता के कंप्लीट कर दिया, अप टू ह्यूमन एवोल्यूशन। इसी तरह से पढ़ाई होता है। বুঝতে পারলে? এইটাকে বলে চোখ বন্ধ করে এনসিইআরটি দেখা। দেখো চলে এসো, 137 এর একটা পয়েন্ট বাকি ছিল, সেটা পড়িয়ে দিচ্ছি। দেখো ভালো করে দেখো, এখানে
টু জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, টু জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া এ, এটা একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া বি। মেজর জিনিস পড়িয়ে দিয়েছি, এবার হালকা হালকা টাচ দিতে হবে। হার্ডি উইনবার্গ পড়িয়ে দেবো, দিয়ে হিউম্যান এভলিউশন করে দেবো, তারপরে হালকা হালকা কিছু টাচ আছে। জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া বি এ, জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া বি, তাই তো? ভালো করে দেখ, সাপোজ জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া এ তে এই স্পিসিস গুলো আছে। These species are present in geographical area A. ठीक? And these are the species who are already present in geographical area B. बुझली? अब देख, geographical area A से geographical area B में कुछ species travel किया, move किया। Am I clear? Am I clear? কিরে কঠিন লাগছে? না স্যার, চল ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে মুভ করলো, এখানে গেল। इज इट क्लियर? इधर से मूव करके उधर गया, ज्योग्राफिक एरिया ए से ज्योग्राफिक एरिया बी में गया। अब ध्यान से सुन, ये जो मूवमेंट हुआ, दिस मूवमेंट कैन ऑकर इन टू वेज। दिस मूवमेंट can occur in two ways। এই যে মুভমেন্টটাকে আমরা কি বলি? এমিগ্রেশন বলতে পারি, এমিগ্রেশন বলতে পারি তো। দিস এমিগ্রেশন ক্যান অকার ইন টু ওয়েজ। জলদি জলদি মুভ কিয়া, কিংবা স্লো 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 মুভ किया। जल्दी जल्दी मूव किया, स्मॉल पॉपुलेशन में, सडनली कम टाइम में ज्यादा मूव किया, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में धीरे धीरे मूव किया, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो, जिसको एनसीईआरटी लिख रहा है जीन माइग्रेशन। एनसीईआरटी का टर्म फॉर जीन फ्लो इज जीन माइग्रेशन माय डियर। देख लिखा जी जीन फ्लो और माइग्रेशन लिखा है ना। तो ये इमिग्रेशन दो तरह का हो सकता है माय डियर। इधर आते हैं, इमिग्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज जीन फ्लो, जिसका और एक नाम है जीन माइग्रेशन। एनसीईआरटी का वर्ड यूज है जीन माइग्रेशन। एम आई क्लियर? एंड इट कैन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग कंसीडर कब करेंगे? जहां पे स्मॉल पॉपुलेशन में हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, तब है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से धीरे धीरे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। दोनों कंडीशन में स्पीसिएशन होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी होगा, दोनों कंडीशन में होगा। अब ध्यान से देख, तो यहां से जब पॉपुलेशन इधर से इधर शिफ्ट किया, these newly sorry, these newly, इधर देख, इधर देख, these newly shifted population in B are called FOUNDERS, founders, or they will interact with the pre-existing population of that particular geographical area to form a new species। কেন কি ভ্যারিয়েন্স এলো বাইরে থেকে, to form a new species, and therefore that is called founder effect। So founder effect is the cause, speciation is the result। Am I clear? তাহলে এই যে নতুন পপুলেশন এলো জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া বি তে, now these species will randomly mate with the pre-existing species of B। This phenomena is called founder effect। বুঝলি? ফাউন্ডার এফেক্ট এর রেজাল্ট কি হবে? স্পিসিয়েশন। বুঝলি? চলো মস্তিষ্কে ঢুকলো তো। দ্যাট ইজ কল্ড ফাউন্ডার এফেক্ট এন্ড আলটিমেটলি স্পিসিয়েশন। এম আই ক্লিয়ার? সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাই ডিয়ার। জিন ফ্লো, জেনেটিক ড্রিফট এক ধাক্কায় পড়িয়ে দিলাম, তার সাথে ফাউন্ডার এফেক্ট পড়লাম, তার সাথে স্পিসিয়েশন পড়লাম। বাট এনসিইআরটি তে লিখেছো ফাউন্ডার এফেক্ট अगर कॉज है, स्पीसिएशन इज द रिजल्ट। তাহলে इमिग्रेशन। सो একটা জিনিস দেখো, एरिया ए से एरिया बी में क्या हो रहा है? इमिग्रेट कर रहा है। एरिया बी में क्या हो रहा है? इमिग्रेट कर रहा है। सो इमिग्रेशन ऑकर्स इन द सेकंड एरिया and immigration occurs from the first area। And whenever we are talking of immigration, either it can be genetic drift or it can be gene flow। याद रखना पड़ेगा हम लोगों को
कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन नंबर में होता है, नंबर 2 रैपिडली होता है, सडन एंड ड्रास्टिक मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट अगर स्लो एंड ग्रेजुअल होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ लार्ज पॉपुलेशन, दैट इज जीन फ्लो, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड जीन माइग्रेशन इन एनसीईआरटी। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? तो इन अ पॉपुलेशन अगर आप कंसीडर करोगे माय डियर, इन अ पॉपुलेशन अगर आप कंसीडर करोगे इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, अगर सोचो ये जो नए सेट ऑफ जीन्स अगर नहीं आता इधर, तो यही जो जीन्स प्री एग्जिस्टिंगली बी में था वही आपस में मेट करता कंटिन्यूअसली, तो कोई नया वेरिएंट्स होता क्या? नहीं होता। सो दिस पॉपुलेशन वुड हैव बीन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। তাহলে হার্ডি-উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম কি বলছে? যে কোনো জিন বা অ্যালিলের যে frequency will remain constant generation after generation if there is no genetic drift, if there is no gene flow, if there is no mutation, if there is no natural selection, but yes, random mating occurs. বুঝতে পারলাম আমি কি বললাম? তাহলে পাঁচটা কন্ডিশন ফর দিস। একটা পার্টিকুলার পপুলেশন will remain constant, the allelic frequency in a population, মানে frequency of the alleles in a population will remain constant generation after generation if there is no mutation, no gene flow, no genetic drift, no natural selection, but random mating is present. क्या फायदा? random mating करो, नए population, नए species नहीं आएगा। It's not possible. So that condition is called Hardy-Weinberg equilibrium. ठीक है ना? इसके ऊपर कल questions कराएंगे, मैथमेटिक्स कराएंगे, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट ओके माय डियर? देख लीजिए जो भी डिस्कशन मैंने करा, ये बोर्ड वर्क को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का कौन सा जगह पे चर्चा किया है उसको निकाल के देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? फॉरम में तो ठीक है तो हाँ ভালো করে দেখ, এটার ফটোটা তুলে পাঠিয়ে দি। चलिए, भेज दिया ग्रुप में, एचडी में भेजा? हाँ, वेरी गुड। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट इट फॉर टुडे। डन हो गया? तो किस तरह से मैंने चैप्टर को क्लोज किया, समझ में आ रहा है? चैप्टर को मैं किस तरह से क्लोज कर रहा हूं, क्या डिस्कशन कब कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ोगे इसी तरह से सोचना है चैप्टर को, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, यू कैन नॉट डिलीवर। समझे ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस अप्रोच में मैं क्लोज कर रहा हूं। ये अप्रोच अगर आपको समझ में आ जाएगा, देन यू हैव वन द गेम। ठीक है ना? चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच। कर लेना बेटा। তারপরে তোমাদেরকে কম্পিটেন্সি বেসড কোশ্চেনের 35টা কোশ্চেন করাবো। ঠিক আছে, চলো।